दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे जिनको ये देख कर के बड़ी खुशी महसूस हुई होगी कि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। कई लोग उसकी आलोचना वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीर में सच कौन-सा है, इसे सोचने की ज़रूरत है। दरअसल केजरीवाल का जेल से बाहर आना और दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बना देना और बिल्कुल तुरंत-तुरंत ये चीज़ें घट रही हैं, जो इतने दिन से नहीं घटी, जो केजरीवाल ने इतने दिनों से वो इस्तीफ़ा नहीं दिया था, वो एकदम से आकर के जेल से बाहर हरियाणा चुनाव से पहले अचानक इस्तीफ़ा दे देते हैं और दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और उसी चुनाव में जिस गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, उसी के साथ गठबंधन में नहीं चल रहे हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वोट का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक तरह से। वोट बैंक जो है कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक ही तरह की लीग का वोट है। अब ऐसे में बीजेपी के साथ हम नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कोई खुलकर हाथ मिला लिया है, लेकिन चर्चाएँ बहुत ज़ोरों पर हैं कि केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के साथ में एक इंटरनल डील कर ली है और इस डील का हिस्सा ये है कि वो बाहर आकर के अपना रिजाइन करें और उसके अलावा उन्होंने अ, हरियाणा में अलग से अपना एक नया राग अलापना शुरू किया है जो कि कांग्रेस को वहां डेंट कर सकती है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का चुनाव तो दूर है, उससे पहले हरियाणा है और राजनीति हमेशा प्रेजेंट में सोच के चली जाती है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो आज की तस्वीर में केजरीवाल की ज़रूरत बीजेपी को यहाँ पर पड़ गई है, क्योंकि अगर वो अलग से चुनाव लड़ते हैं, तो सीधे-सीधे वोट काटते हैं कांग्रेस के। तो क्या वाक़ई में ये सच है? हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ गए हैं। सर के साथ हम ये चर्चा करेंगे और सर बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ में जो इतना बड़ा मूवमेंट चलाया अभी हाल ही में और इतनी सीटें लेकर आए हैं, लेकिन राज्यों में अलग-अलग राग अलाप हैं क्योंकि राजनेता के चेहरे तो कई होते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमेशा अपॉर्च्युनिटी देखकर चलते हैं। सर, केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटें ऑफर की थी हरियाणा में। संभवतः 4-5 सीटें ऑफर की थी जो लगता था कि उनके लिए ठीक रहेगी, मुफीद रहेगी। और हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी का कुछ है भी नहीं, उनके कोई एमएलए भी नहीं है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में लहर चल रही है, हुड्डा साहब की लहर चल रही है। एक तरफा चुनाव है कांग्रेस का, बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही और आएगी तो बहुत नीचे, बहुत पीछे जाएगी। जैसा आपने बताया कि 20 के आसपास पार करती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही है, तो सत्ता से लटकने के बाद और 20 सीट पर या 20 के नीचे लटक जाना, वो उसकी वह बड़ी हार है। उससे बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी वो सारे कर्म करती है, आपने देखा कि वो ओवैसी साहब का इस्तेमाल करती है चुनाव में, मायावती का इस्तेमाल करती है चुनाव में, अलग अलग जगहों पर अपनी रणनीति के हिसाब से अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर निर्दलीय लोगों की भी फंडिंग करती है वो, और उसके बाद फंड की कोई कमी नहीं है। कश्मीर से मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि कश्मीर में एक्सट्रीमिस्ट कुछ ताकतें हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, उन लोगों को भी फंडिंग बताया जाता है कि बीजेपी तरफ से हो रही है, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि उतनी सारी सीटों को चुनाव लड़ सकें और लड़ा सकें। लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष केवल 19 सीट पर वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को चुनाव लड़ा रही है, जिससे कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, जो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, उसको कुछ डेंट लग सके। तो बीजेपी किसी हद तक जा सकती है, जब वो एक्सट्रीमिस्ट ताकतों से हाथ मिला सकती है तो किसी से मिला सकती है। निश्चित तौर पर केजरीवाल साहब एक लंबे समय से जेल में बंद थे, कोई भी जेल में रहना नहीं चाहता। अचानक सिसोदिया जी छूटे, ये भी छूट गए, हो सकता है जैन साहब को भी छोड़ दिया जाए। ये अचानक सारे के सारे लोगों की जमानतें हो गई हैं। जमानत हो जाना एक अलग बात है, अगर वो अदालती जमानत हुई है तो केजरीवाल साहब को कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए था। वो ये कह सकते थे 5 नहीं, मुझे 7 सीट चाहिए, 6 सीट चाहिए, लेकिन आउटराइट रिजेक्ट करके 90 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा करना निश्चित तौर पर शंका के घेरे में उनको लाता है। वैसे भी केजरीवाल साहब का जो इतिहास है वो संघ से जुड़ा हुआ है। उनके जो बचपन, उनका समय, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड संघ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को डेंट किया, तब वो खड़े हुए। उन्होंने शीला दीक्षित जैसी नेता, जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली बना दिया, उनके खिलाफ क्या क्या बहुत खराब खराब बातें क्या क्या नहीं कही, क्या क्या आरोप नहीं लगाए, और इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद उसमें कोई जांच नहीं कराई, उनके खिलाफ कोई भी आरोप प्रूफ नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। कांग्रेस को डैमेज करके, कांग्रेस को नुकसान करके ही और बीजेपी को खड़ा करके केजरीवाल और अन्ना का जो आंदोलन था कांग्रेस के
खात्मे का वो कारण बना था, कांग्रेस को बदनाम करने का कारण बना था, उसकी कोख से केजरीवाल साहब पैदा हुए। ये अलग बात है कि मजबूरी में इस दौरान वो इंडिया गठबंधन के साथ भी आने की कोशिश करते रहे। पंजाब में भले समझौता नहीं किया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने फिर भी पार्लियामेंट की उतनी सीटें जीत ली। इसलिए केजरीवाल साहब पर शंका जरूर होती है कि उनका और बीजेपी की कोई न कोई साठगांठ जरूर हो गई है और वो बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्वतंत्रता के बदले, जेल से अपने बाहर निकलने के बदले। पर अब जो चुनाव का ट्रेंड दिख रहा है विनीता पूरे देश में, वो 1 to 1 दिख रहा है। दो शक्तियों में चुनाव होता है, तीसरी शक्तियां नदारद हो जाती हैं। यूपी में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश और बीजेपी का, तो कांग्रेस और बसपा बिल्कुल नदारद हो गई, कहीं नजर नहीं आई। हर प्रदेश में यही हो रहा है, जब दो शक्तियां आमने सामने चुनाव लड़ती हैं तो तीसरी शक्ति का कहीं अता पता नहीं चलता। हरियाणा में भी वही होने जा रहा है और कश्मीर में भी होने जा रहा है। चाहे बीजेपी कितनी भी फंडिंग कर ले, लेकिन ये जो तीसरी शक्तियां जिनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, ये शक्तियां चुनाव में कहीं नजर नहीं आएगी, या नाम मात्र का कहीं इक्का दुक्का सीट पर दिखाई पड़ जाए तो अलग बात है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे केजरीवाल के चेहरे पर एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जा रहा है, जो उनके आने वाले समय की राजनीति को डेंट करेगा। मेरी बात ये भी याद रखना, जब दिल्ली का चुनाव बाद में, केजरीवाल की सरकार चलती काफी दिन हो गया, उनकी फ्री की बिजली, उनका फ्री का कोई तथाकथित तौर पर इलाज विलाज और क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें, हर चीज कुछ दिन बाद चमक खो देता है। जैसे मुफ्त का अनाज, 5 किलो अनाज अपनी चमक पिछले चुनाव में खो चुका है। इसी तरह से इस तरह की जितनी भी चीजें होती है, कुछ दिन बाद जनता कहती है कोई अपने घर से थोड़े दे रहे हैं, हमारा ही तो दे रहे हैं, बदले में हमसे क्या क्या चीजें और ले रहे हैं। जनता उसका हिसाब लगाने लगती है। आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं 500-600 रुपए का, और हमको 1,500 रुपए का, 1,200 रुपए का सिलेंडर दे दे रहे हैं। आप हमको इतनी की डीएपी दे दे रहे हैं, इतना महंगा ये दे दे रहे हैं, उतना महंगा वो दे दे रहे हैं, इतना हमसे टैक्स ले रहे हैं, इतना हमसे टोल टैक्स ले रहे हैं। फिर जनता इस तरह हिसाब जोड़ने लगती है। दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं, वहां भी परिस्थितियां यह है कि बीजेपी खड़ी नहीं हो पा रही है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है, वो माहौल दिल्ली में भी है, और केजरीवाल की पोजीशन वहां खराब हो रही है। अब आने वाला समय केजरीवाल के चुनाव का समय नहीं रहेगा, वो चाहे जितने हथकंडे अपना लें, और वहां कांग्रेस पार्टी के खड़े होने का समय आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है वहां राहुल गांधी की चमक बढ़ती जा रही है, उनके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे हिंदुस्तान की आबादी वहां रहती है, सब तरह की मिश्र आबादी है। एक बहुत बड़ी आबादी नौकरी पेशा वहां रहती है, तो बहुत बड़ी आबादी व्यापारी वहां रहती है, सभी तरह के लोग हैं वहां पर मिक्स। वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है दिल्ली राजधानी, रहने के लिहाज से और लोगों के वोटरों के लिहाज से। तो वहां उसके परिणाम कुछ बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी उसको लेकर के भी आशंकित है, और बीजेपी को लगता है, बीजेपी का एक गेम मैं और जानता हूं, वो क्या करती है, वो जानती है कि अगर कांग्रेस खड़ी होगी और मजबूत होगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करती है कि किसी दूसरे खिलाड़ी को खुद मजबूत करती है, खुद जानबूझ के किसी दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, खूब बयानबाजी करेगी, अपनी जो उनका सुपारी मीडिया, उनका चमचा मीडिया, उसको कहेगी कि उनको भी थोड़ा कवरेज दे दो, उनको हमारे मुकाबले में दिखाओ। ये बीजेपी का स्टाइल है, और ये मैं बहुत सालों से जानता हूँ कि वो दूसरे कुछ खिलाड़ियों को अपने मुकाबले में दिखाना, उनसे चुनौती देना, उनसे बकवास करना, उनसे बहस करना, आमने सामने नूरा कुश्ती लड़ना, ये बीजेपी का तरीका है। और ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से इस तरह लोगों को खड़ा करती है। दिल्ली में, हरियाणा में, इन सारी जगहों पर, और पंजाब में वो आप पार्टी को, चूंकि बीजेपी खड़ी नहीं हो पा रही है, तो आप पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले में बड़ा बड़ा तरजीह देकर के वो चाहती है कि आप पार्टी बीजेपी के मुकाबले में दिखलाई पड़े और कांग्रेस पार्टी ना खड़ी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी की रणनीति है, और उसी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है, और उसी के प्यादे बन करके तमाम लोग ये काम कर रहे हैं। वो चाहे वो ऐसी हो, वो चाहे मायावती हो, वो चाहे केजरीवाल हो, या वो कश्मीर के वो अतिवादी ताकतें हैं जो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर चुनाव लड़ रही है, उसकी फंडिंग लोग बताते हैं बीजेपी ने की है। जी विनीता। तो सर, कुल मिलाकर के हरियाणा चुनाव में, क्योंकि हरियाणा चुनाव इतना इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं था जितना इस बार हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होता है, और इसमें पिछले 2 बार से तो लगातार ये तस्वीर हो रही थी जैसे कि चुनाव की छाया पड़ती है लोकसभा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव भी उसी गंगा में बह जाता है, और उसका फायदा बीजेपी को हो रहा था। लेकिन अब जैसे पहले यूपीए सरकार में अगर देखा जाए तो वहां भी ये तस्वीर थी, लेकिन इस बार जो है, अगर ये तस्वीर उलट होती है और इसमें ये बन रहा है कि जो दिल्ली की मदद ली जा रही है इसके अंदर, जैसा आपने कहा भी कि आम आदमी पार्टी का उतना स्ट्रॉन्ग अभी उसमें है नहीं सिचुएशन, लेकिन वोट कटुआ का काम तो हो रहा है ना, और वोट कटुआ एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। आप ओवैसी की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, जब उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं,
और भी कई ऐसे मतलब अगर आप सोचिए जयंत चौधरी का कोई लेना देना नहीं जम्मू कश्मीर में ले जाकर, लेकिन उस हद तक जाकर के बीजेपी वोट कटुआ पैदा करती है। इतने छोटे-छोटे बहुत सारे कि 1 टू 0.1% भी अगर कोई डैमेज कर रहा है, तो कुछ कैंडिडेट्स को तो हराने का काम कर रहा है ना वो वहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर वेल रिसर्च रिपोर्ट होती है बीजेपी के पास जी। इसकी। और हाल ही के चुनाव में ऐसी 50 सीटों का ज़िक्र हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल करीब में आकर के बीजेपी वहां जीती है, वरना शायद लोकसभा में पहुंच भी नहीं पाती। उसके अलावा 5 करोड़ वोट ऐसे थे जिसका डाटा रिलीज नहीं किया था पहले 2 चरण में तो लेकर के फिर तीसरे चरण में किया लोकसभा में। तो वो भी अब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ध्यान करे इन बातों पे, तो इससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बीजेपी ये जान रही है कि हम यहाँ हार सकते हैं। जब तक कुछ सीटें जो कि बहुत क्लोज मार्जिन में नहीं है, तब तो उनको पता है कि ये तो नहीं कवर होंगे, लेकिन क्लोज मार्जिन में है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी वहाँ काम कर जाती है। तो क्या आम आदमी पार्टी को हम ये मान के चले कि एक तरह से कठपुतली बनने में कहीं न कहीं और ये एक ब्लैकमेलिंग में क्लियर हो गई हैं चीज़ें, कि भई आप बाहर आइए और ये सब चीज़ें हम आपको दे रहे हैं सँभालने के लिए यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा है, बीजेपी और आम आदमी जैसा पार्टी पिछले के बीच। आपने पिछले चुनाव का जिक्र किया कि 5-6 करोड़ वोट बाद में अचानक घोषित किए गए, उसका बैकग्राउंड आपको याद होगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। वो केस ये चल रहा था कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराई जाए, और तीसरे दौर के खत्म होने तक उस पर फैसला नहीं आया था। चूंकि फैसला नहीं आया था तो सिस्टम डरा हुआ था कि कहीं वीवीपैट की अगर पर्चियों की गिनती भी कराने का ऑर्डर हो गया तो पोल खुल जाएगी, इसलिए उन वोटों के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन जो ही सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया कि वीवीपैट की पर्ची की गिनती नहीं होगी, अचानक वो सिस्टम खुश हो गया। उसने एक दिन में अचानक 6 करोड़ वोट बढ़ा के दिखा दिए। अब वो कैसे खेल किया, उसके पीछे क्या क्या कहानी है, वो जरा टेक्निकली चीजों को समझने की बात है, और पूरे देश की जनता समझ रही है। 79 ऐसी सीटें जो उससे जीती हारी गई है, उसके तमाम रिकॉर्ड आ गए। निर्मला सीतारमण के पति देव तक ने उस पर उंगली उठाई है कि ये सीटें बेईमानी से जीती गई हैं। वो अपनी जगह चीज है, लेकिन बीजेपी अब कुछ भी कर ले, बीजेपी का बुरा दौर शुरू हो चुका है, इसलिए उसने डिलीवर नहीं किया। इसलिए उसने पहले 2013 से वादे किए बड़े बड़े, और उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए कि वो गवर्नेंस में बिल्कुल फेल साबित हुई, इसलिए कि विदेश नीति में पूरी तरह फेल साबित हुई, इसलिए कि देश की सुरक्षा करने में फेल साबित हुई, और 5-6 हजार का 5-6 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चीन ने कब्जा कर लिया। इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था संभालने में फेल साबित हुई, और 54 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ के 210 लाख करोड़ हो गया। इसलिए कि 2 करोड़ रोजगार तो देना बड़ी बात, 10-15 करोड़ रोजगार लोगों के छिन गए, तमाम एमएसएमई बंद हो गए। वो रोजगार देने की बात करते करते उसने बेरोजगारी को 45 साल की सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 30 रुपए लीटर डीजल की बात करने वाले, और तमाम टमाटर और प्याज सब सस्ता करने की बात करने वाले, महंगाई की बात करने वाले लोग, आज 40-45 साल की सबसे बड़ी महंगाई से देश जूझ रहा है। किसानों के लिए आय दोगुनी करने वालों की बात करने वाले लोगों के राज में आज 5-6 किसान रोज पर डे आत्महत्या करता है, 4-5 नौजवान पर डे आत्महत्या करता है, 8-9 बेटियों के साथ पर डे बलात्कार होता है। तो उनकी सारी बातें गलत साबित हो गई हैं, और वो पूरी तरह से अक्षम और अयोग्य साबित हो चुके हैं। अब उनके पास बचाने के लिए कुछ है नहीं। अब उनके पास सिर्फ गाली गलौज है, भद्दी भाषा है, चीन है, पाकिस्तान है, मंगलसूत्र है, और बहुत ही घटिया बातें जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिन चीजों का सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, जिन चीजों का भारत के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, जिन चीजों का भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की बकवास करने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तो अब वो वही करते रहेंगे। होता क्या है कि जब कोई आदमी हार रहा होता है या उसका हथियार टूट जाता है, तो फिर वो केवल गालियां देता है। धूल और कीचड़ उसके आसपास होती है तो उठा उठा के वो सामने वाले पर फेंकने लगता है शायद इससे वो बच जाएगा, पर उससे बचता नहीं है। वो कीचड़ उसके हाथ में भी लगती है, उसके चेहरे पर भी गिर पड़ती है। उस कीचड़ का शिकार और उस गालियों का शिकार, गाली दे करके गाली सामने वाले को नहीं मिलती, वो आपके मुंह से निकलती है और आप ही के ऊपर रह जाती है। उसका शिकार बीजेपी हो गई है, और भद्दी गालियां देती जा रही है, और भद्दी भाषाओं की बात करती जा रही है। अब राहुल गांधी की जबान काटने से लेकर उनकी हत्या करने तक की बात हो रही है। ऐसी ही बातें आरएसएस ने तब भी किया था, जब सरदार पटेल ने बाद में कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बना दिया कि एक आदमी ने पागल होकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी, और यह सिर्फ आरएसएस के माहौल बनाने के नाते हुई है। उसी तरह का गोडसे पार्ट 2 बनाने की कोशिश इस वक्त हो रही है। यह देश के लिए बड़ा खतरनाक दौर है, और बड़ी चुनौती का सवाल है, बड़े संकट का सवाल है ये। तो बीजेपी और आरएसएस, उन्होंने बचपन से जो सीखा है, गाली देना, बदनाम करना, भद्दी बातें करना, झूठी बातें करना, अफवाहें फैलाना,
और बुरी बातें कहना, वो उनके स्वभाव में है, वो वही काम कर रहे हैं, उनका स्वभाव है, वो आरएसएस की ट्रेनिंग वही है। और नफरत फैलाना, दंगे फैलाना और खुद घर में छुप जाना, लोगों को मरता हुआ छोड़कर। आप देख लो ना कि आरएसएस ने बड़ी मेहनत किया मणिपुर में इतने साल तक, और इतनी मेहनत किया कि वहां पर उस समाज को 2 टुकड़े में बांट दिया। दोनों समाज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब आरएसएस को सूझ नहीं पा रहा है, उसने बिगाड़ तो दिया, उसे बनाए कैसे, उसने भड़का तो दिया, गृह युद्ध छेड़ तो दिया, गृह युद्ध को बचाए कैसे। हिम्मत नहीं पड़ रही प्रधानमंत्री की, औकात नहीं कि वहां चले जाए एक दिन के लिए, मणिपुर का नाम तक ले लें। आरएसएस के चीफ की औकात नहीं है। ये जो लाखों की फौज लेके घूमते हैं आधा लेकर पहन करके, अगर इनकी औकात हो तो अपनी फौज लेके चले जाए और वहां शांति स्थापित करके दिखा दें। इनकी औकात नहीं है कि अपने देश के एक टुकड़े, मान लीजिए वो देश की एक उंगली है, मैं कहता हूँ ये देश पूरा एक शरीर है और मणिपुर उसका कान है या उसकी उंगली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उंगली जल रही हो और आप उसके ऊपर पानी में न डालें, उसके ऊपर फाहा न लगाएं और उसके ऊपर बरलौन न लगाएं, उसकी चिंता न करें। शरीर के किसी अंग में छोटा कांटा भी चुभ जाता है, जब तक वो निकल नहीं जाता है इंसान बेचैन रहता है। किसी एक अंग में दर्द होता है तो इंसान पूरे टाइम बेचैन रहता है, सो नहीं पाता है। ये कैसे देशभक्त हैं, ये कैसे राष्ट्रीयता वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, ये कैसे हिंदूवादी लोग हैं, ये चैन से सो रहे हैं। एक सूबा लगातार जल रहा है, एक सूबा लगातार मर रहा है, एक सूबा लगातार खत्म हो रहा है और ये चैन से सो रहे हैं, मोदी से लेकर और भागवत तक। तो ये लोग विनीता इसी तरह के लोग हैं। ये सिर्फ विध्वंस करना जानते हैं, विध्वंस की बात करना जानते हैं, विध्वंस का माहौल बनाना जानते हैं। इनसे और कोई उम्मीद अब हमको नहीं करनी चाहिए, इनसे सिर्फ बुरी बातें ही सुनने को मिलेंगी। जी विनीता जी। जी सर, कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो कि हरियाणा में इस तरह से काम कर रही है, जिसका असर आगे महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की रीजनल पार्टीज जो हैं वो उसी रीजन तक लिमिटेड रह जाती हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर कुछ ऐसे किसी भुलावे में आकर के काम कर भी रही है बीजेपी के साथ, तो कम से कम महाराष्ट्र में वो नहीं होगी, उसकी जगह कोई और ले लेगा। जैसे कि एकनाथ शिंदे वगैरह पहले से उनके साथ हैं, और भी पार्टियां उसमें आ सकती हैं। कुल मिलाकर ये है तस्वीर कि अभी बीजेपी किसी तरह से अपनी साख बचाने के लिए तमाम तरह के पैतरे खेल रही, जिसमें अब केजरीवाल भी अगर आ रहे हैं तो ये अपने आप में दिलचस्प है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।